गुरमीत जी, दिलीप साहब हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े ईटी नाउ स्वदेश पर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। बाजार ने आज आखिरी घंटे में अपनी बढ़त गंवा दी। निफ्टी की गिरावट रही। ऑटो, रियलिटी, आईटी और बैंकिंग शेयर्स में भी गिरावट देखी गई। सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान के साथ बंद हुए। बाजार के एक्शन का पूरा हाल बता रही है हमारी सहयोगी मानसी। बताएं क्या कुछ रहा आज का बाजार का हाल। बिल्कुल, तो जैसे कि हमने देखा पूरे हफ्ते बाजार में काफी वॉलेटाइल एक्शन देखने को मिला। मंथली एक्सपायरी भी थी, आधार होते हुए दिखी, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में बाजार में कमजोरी का दबाव देखने को मिला और क्लोजिंग में फिर कमजोरी वाली ही देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक पूरे हफ्ते का एक्शन अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स थे जिन्होंने वीक परफॉर्म कर दिखाया। कुछ सेक्टर्स थे जो कि गेनिंग मोमेंटम दिखा रहे थे, जैसे कि एफएमसीजी स्पेस में तेजी दिखी इस हफ्ते में। ऑटोमोबाइल स्पेस ने भी परफॉर्म कर दिखाया। इसके अलावा निफ्टी में गेनिंग मोमेंटम पूरे हफ्ते कहां पर पीछे एचयूएल में करीब 5% की बढ़त देखने को मिली। एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक, वहीं कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स बीसी सूची में रहे, जहां पर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स दिखे। एचडीएफसी लाइफ में पूरे हफ्ते अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन इसके विपरीत एसबीआई लाइफ बावजूद नतीजे अच्छे देने के स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और आज के सत्र में भी हमने देखा कि एसबीआई लाइफ में कमजोरी के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। क्लोजिंग भी जब हुई करीब 3% की गिरता हुआ देखने को मिला। इसके ठीक पीछे ओएनजीसी में 8% की कमजोरी रही। बीपीसीएल, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स बीसी सूची में शामिल थे, जहां पर बिकवाली का दबाव लाल निशान के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। इस बीच मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिड कैप में काफी हद तक देखने को मिला। स्कैफलर इंडिया के स्टॉक को देख लीजिए, करीब 20% तक के रिटर्न पूरे हफ्ते में। फाइनेंस, कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल रहे, जहां पर अच्छी तेजी नाल्को और माइंडट्री जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला, जहां पर लाल निशान के साथ कमजोरी का दबाव देखने को मिला। मारुति सुजुकी और अल्ट्राटेक आखिरी कुछ घंटों में दोनों कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए और नतीजे जो थे अनुमान से भी अच्छे आते हुए देखने को मिले, और इसी का एक इम्पैक्ट था जो कि दोनों स्टॉक, लेकिन क्लोजिंग के वक्त तमाम इंडेक्स और तमाम सेक्टर्स में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव रहा। थैंक यू मानसी, ये सारा हाल बचाने के लिए। अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट की मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक ओपन टेक्नोलॉजी नेटवर्क लाने की तैयारी में है, ताकि छोटे रिटेलर्स को भी और ज़्यादा मौके मिल सकें। क्या ऐसे में टूटेगा दोनों कंपनियों का एकाधिकार? इसी पर पेश आज बात करेंगे कि क्या फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की मनमानी है, उस पर लगाम लग सकती है, क्योंकि अब छोटे दुकानदारों को और सहायता देने के लिए और सहूलियत देने के लिए सरकार ने आगे आने वाले दिनों में ओपन प्लेटफॉर्म को तैयार करने की बात कही है। कैसे रहेगा ये ओपन प्लेटफॉर्म, किस तरीके से काम करेगा और क्या नकेल कसी जाएगी फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की? होगा अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का दबदबा, छोटे रिटेलर्स के आएंगे अच्छे दिन, चुटकियों में ऑनलाइन बिकेगा माल, आएगा ई कॉमर्स का नया बादशाह। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए अब केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने जा रही है जिसके जरिए लिए आगे आएंगे हैं इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी, जो पहले भी आधार और यूपीआई के प्रोजेक्ट में सरकार की मदद कर चुके हैं। ऑनलाइन रिटेल मार्केट में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की 80% हिस्सेदारी है। ये दोनों कंपनियां भारी डिस्काउंट के जरिए छोटे रिटेलर्स को पनपने का मौका नहीं देती। वहीं ये अपनी तरह का दुनिया का पहला नेटवर्क होगा जिससे ग्राहकों को भी फायदा होगा और रिटेलर्स को भी, क्योंकि रिटेलर्स को ग्राहक मिलेंगे और ग्राहक को किफायती दाम पर सामान। सरकार की मंशा तो ठीक है, मगर चुनौतियां कम नहीं, क्योंकि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के मार्केट को तोड़ना आसान नहीं होगा। और अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो ये ई कॉमर्स कारोबार की सीरत और सूरत दोनों बदल देगा। तो चलो समझ में भी आता है, बट इनकी स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि हम प्राइस तोड़ के ही मार्केट कैप्चर करेंगे। इससे होता ये है कि जो दुकानदार रिटेल है, जो ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेल है, उसका लगातार नुकसान हो रहा है। छोटे मोबाइल फोन वाले जो आउटलेट्स हैं वो सब बंद हो जाए। हर दुकानदार को तकलीफ होती है, बिकॉज ऑनलाइन में माल कमती प्राइस में बिकता है। पहली प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब ये इनका काम ये है कि दे आर बेसिकली ब्रोकर्स। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहां पे कि आप जाके ऑर्डर देते हो और ये ऑर्डर सामने सप्लायर को ये ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। जो फोटो में दिखाई क्वालिटी में वही क्वालिटी का माल दे रहा हूं, या फोटो बड़ी अच्छी है और क्वालिटी का माल दूसरा है, तो ये बहुत डिफिकल्ट जो सिनेरियो इसके अंदर हो जाता है। तो देयर हैज टू बी अ सिस्टम कि भी क्वालिटी चेक्स बिफोर द डिलीवरी हैज टू बी डन बाय रिलायबल एजेंसी, तब जाके माल डायरेक्ट कस्टमर को मिले।
दिस सिस्टम इज नॉट देयर विद देम। ठीक है, अभी जो ये पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि नया एक ऐप लेके आ रहे हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट द गवर्नमेंट कैन डू and it will definitely help all the small traders and the things are going to look much better in the future. रहे सर, आपके पास आता हूँ। ये जो बात सुधीर सर ने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्लेटफॉर्म तो बना लेंगे, लेकिन जिस तरह की डीप डिस्काउंटिंग, जिसको आप अग्रेसिव मार्केटिंग भी कह सकते हैं, डीप डिस्काउंटिंग भी कह सकते हैं, उससे कैसे लड़ा जाएगा? ये कोई वो मतलब किसी के आज अगर आप देखो आज तो यहाँ पर आज आपके पास मॉडर्न रिटेल है, ऑर्गेनाइज जो आपको जिसको हम मॉडर्न रिटेल या लार्ज रिटेल बोलते हैं, फिर आपके पास मॉम एंड पॉप रिटेलर्स हैं, फिर आपके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, आपके पास ई कॉमर्स है। तो ये एक नया चैनल बनेगा जिसमें सारे जो बायर प्लेटफॉर्म्स हैं, सेलर प्लेटफॉर्म्स हैं, और भी बड़ा एवेन्यू मिलेगा। ये जैसे आपका यूपीआई है, ये वो रोल करेगा जो अभी यूपीआई कर रहा है, जिसमें कोई भी कस्टमर अपने यूपीआई के थ्रू किसी भी बैंक में किसी को भी पे कर सकता है। तो दिस इज अ सिमिलर सिस्टम जहां पर आपको एक ब्रॉडर नेटवर्क मिलेगा, जहां पर सारे के सारे लोग इंटरैक्ट कर पाएंगे, बायर्स एंड सेलर्स, बायर ग्रुप्स एंड सेलर ग्रुप्स, एंड उनका फिर रीच बढ़ जाएगा, उनका आएगा, एंड दे विल हैव अ मच वाइडर प्लेटफॉर्म टू प्ले। सुधीर सर, टेक्नोलॉजिकली अभी आपने बात करी कि भाई बाकी सारे एक प्लेटफॉर्म बनेगा, लेकिन सवाल ये है कि कितना मुश्किल होगा टेक्नोलॉजी के थ्रू इतने सारे लोगों को जोड़ना है। काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसमें चैलेंजेस क्या क्या होंगे? नहीं, आई डोंट थिंक वो कोई डिफिकल्ट है। अगर इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी ये प्रोजेक्ट, तो आई डोंट सी दैट एज अ चैलेंज, बिकॉज इन्फोसिस इज अ गुड कंपनी। इसमें डेफिनेटली शुरू में तकलीफें आएंगी, बट एक बार ट्रायल रन वगैरह हो गए तो मेरे ख्याल से 3 से 6 महीने में इसका सेटअप हो जाएगा सारा। एंड सिर्फ इसमें ये है कि इसमें छोटे ट्रेडर आए, माल को बेचें, डिस्काउंटिंग ना हो और क्वालिटी का माल उसमें बिके। So then there is a healthy competition and there is a healthy business and the end user gets some great products. इसके ऊपर ये Amazon, Flipkart के ऊपर आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत मिलते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के, उसका भी कोई चेक सिस्टम नहीं है, क्योंकि इनके पास माल आता ही नहीं है। Amazon, Flipkart के पास डायरेक्ट डीलर से एंड यूजर के पास जाता है। So वो बहुत बड़ा नेगेटिव है। There has to be a proper system to follow that the goods will reach their warehouse. Maybe it takes 1 day extra or 2 days extra, whatever is the system. But जब माल निकले तो क्वालिटी का माल निकले। सिर्फ फोटो अच्छी दिखाने के बाद आप माल दूसरा भेज दो, माल एक्चुअल नहीं है, वो नहीं चलने वाला लॉन्ग टाइम तक। लोग बहुत दुखी हैं ऑनलाइन से। आज भी लोग चाहते हैं कि हम रिटेल में जाएं और जाके माल वहां से देखें, हाथ लगाएं, पहने वो चीज को, देखें आप वो खुद कैसा लग रहा है, वो शू पहन के या वो टी शर्ट पहन के, और वो फिर लेना चाह रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लेटफॉर्म आना इज वेरी गुड, आई वुड से, बिकॉज डीप डिस्काउंटिंग बंद होगी। एंड सबसे बड़ी बात, ये दोनों कंपनी फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, ये हर साल लॉस बुक करती हैं। लॉस बुक करती हैं तो ये इनकम टैक्स नहीं भरती। अगर आप इनसे आज बैठ के बात कर लो कि भी मेरे को आप ये अपना जीएसटी मेरा रिकंसाइल करके दो, इनसे जीएसटी रिकंसाइल नहीं होता। So there are a lot of difficulties with these two people. And आज जैसे ये अपना कल जैसे हुआ है, Amazon और Flipkart की जो अपनी सिस्टर कंसर्न है, they are not supposed to sell more than 25 to 30% from their platform. Now this they have been doing it non-stop for years now. So government has taken first step. This thing was issued about 2 years back, but Amazon, Flipkart ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया. Finally, government has readied their places, and now I hope at least we'll get a level playing field, and there'll not be a deep discounting thing which they keep doing it over there. सुधीर सर, एक सवाल मेरा आपसे वापस यही है कि क्या आपको लगता है जिस तरह की डिस्काउंटिंग का प्रेशर रहता है इस समय सेलर्स पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के द्वारा, उससे थोड़ी राहत मिलेगी अगर एक ओपन प्लेटफॉर्म आता है? लेकिन सवाल ये है कि अगर ओपन प्लेटफॉर्म आ भी जाएगा, आपने बिना डिस्काउंट के आप बेचेंगे तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से कंपीट कैसे करेंगे? मेरा पॉइंट, आई एम नॉट अगेंस्ट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आई एम अगेंस्ट द एथिक्स। आप एथिक्स से माल बेचिए, क्योंकि आपके पास 10,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल आ गया। दैट डज नॉट गिव यू अ राइट टू सेल a product which you have bought at 100 rupees to sell it at 90 rupees. Somebody is making a margin. You can afford loss. आप उसको लॉस में बेचते रहोगे। अब शेयर आप उसकी जेब खाली हो जाएगी। How will he मतलब survive?
That is why if you see in the old retail system, there used to be a company, there used to be a distributor, there used to be a wholesaler, there used to be a retailer. तो हर लेवल पे मार्जिन मिलता था उनको, and everybody was surviving, everybody was happy, business was doing well. At every level, the person was buying the goods also was clear कि जिस चीज के मैं पैसे दे रहा हूँ वही चीज मुझे मिल रही है, वही दाल, वही चावल या वही टी शर्ट या वही जूता वही मुझे मिल रहा है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट अगेंस्ट Amazon and Flipkart, but the systems are a problem. These systems have to be set right. You cannot do. सवाल ये है कि 80% जो अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग हैं वो Amazon फ्लिपकार्ट पर हैं, वो क्यों यहाँ पर आएंगे और क्या उनको वापस यहाँ पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी? तो वही सिर्फ जनरल ट्रेड था. धीरे धीरे अब ऑर्गेनाइज रिटेल 12, 15, 18% हो गया, डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी 20% हो गया. तो ये स्लोली प्रोसेस बढ़ता है. बट बिकॉज ये टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, इन्वेंट्री मॉडल नहीं है, ये एक टाइप का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर और सेलर्स इंटरैक्ट कर सकते हैं. तो होपफुली इसका अडॉप्शन भी जल्दी होगा और स्पेशली फॉर वेरियस ये जो आपके जो प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो जाएगा इंटरैक्ट करने के लिए. मेरे हिसाब से ये काफी जल्दी कैचअप करेगा और you know it should become a large platform in maybe 3 to 5 years. सुधीर सर, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा जो मैंने पहले ही पूछा था कि अगर कस्टमर को डिस्काउंट पे सामान मिल रहा होगा कहीं और तो वो एक और नए प्लेटफॉर्म पे क्यों आएगा? व्हाट शुड है कल जो रेट्स हुई हैं वो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर हुई हैं. गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिफाइन करी है कि जो भी इनकी सिस्टर कंसर्न है या कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी कुछ 25 या 30% उस प्लेटफॉर्म से माल नहीं बेच सकती. इन लोगों ने क्या किया, वो इन्होंने मल्टीपल कंपनी बना रखी हैं अपनी सिस्टर कंसर्न. ठीक है, अभी आप अगर Amazon के उस पर जाते हो तो क्लाउड टेल के सारे प्रोडक्ट गायब कर दिए. तो पॉइंट ये है कि आप गलत रास्ते से माल बेचोगे, जो कंट्री के लॉज हैं उनको फॉलो नहीं करोगे, डीप डिस्काउंटिंग करोगे. आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको सस्ते प्राइस में आप मत बेचो, बट आप उसको नुकसान में कब तक बेचोगे, मेरा वो बोलना है. माल सस्ते में बेचो वो कोई इशू नहीं है हमारे को. माल सस्ते बेचो, क्वालिटी चेक आप कहाँ करते हो? करोड़ दिया तो वो आप सैलरी में गवा देते हो, वो आप कैश बर्न कर देते हो, वो आप टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में ऐड डाल देते हो, वहां आपका सारा पैसा आप जो है कैश बर्न हो जाता है. व्हाट इज द एडवांटेज टू द एंड यूजर कि आप 100 की चीज 90 में आप दोगे? कब तक देते रहोगे, कब तक कैश बर्न करोगे? इनकम टैक्स आपने भरना नहीं है. कंट्री प्रोग्रेस डीलर लेवल पे जब पूरा सिस्टम चलता था तो सारा आदमी टैक्स भरता था. आज ये वो नहीं करते हैं. गवर्नमेंट इज राइट इन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग और इसमें तकलीफें आएंगी. इट इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस. Amazon फ्लिपकार्ट का एक नाम है. इट विल नॉट बी सो इजी फॉर देम टू डू इट, बट इट इज अ वेरी गुड इंसेंटिव टू स्टार्ट विद. और अब बात करते हैं नतीजों की. अल्ट्राटेक नतीजे जारी कर दिए हैं. कैसे रहे नतीजे, चलिए जानते हैं अपनी सहयोगी मानसी दवे से. मानसी बताएं कैसे रहे अल्ट्राटेक के नतीजे. अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने Q4 FY22 के नतीजे पेश किए और नतीजे अनुमान से बेहतर साबित होते हुए दिखे हैं. कंपनी की बिक्री जो है उसमें करीब 8 से 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है. अनुमान था हमारा 14,862 करोड़ की बिक्री के आंकड़े का, वहीं 15,168 करोड़ की बिक्री यहां पर पोस्ट होती हुई दिखी. लेकिन अनुमान से बेहतर है क्योंकि हम 18% मार्जिन का अनुमान लगाकर चल रहे थे. और मुनाफा जो है इसमें 38% की बढ़ोतरी देखने को मिली. 1,778 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 2,454 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है, जबकि हमारा अनुमान 1,437 करोड़ का था. कंपनी ने 38 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया. आपको बता दें कंपनी ने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर बात करें, इफेक्टिव कैपेसिटी की बढ़ोतरी FY22 में देखने को मिली है और ग्रे सीमेंट वॉल्यूम्स जो हैं 21% की बढ़ोतरी देख रहे हैं. डिमांड जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ती हुई दिखी, जिन्होंने नतीजे को काफ़ी हद तक सहारा दिया है. और अगर एक्सपेंसेस की बात करें वहाँ पर लगातार बढ़त है क्योंकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स लगातार सीमेंट कंपनियों के साथ ही चले हैं और काफ़ी ज़्यादा खर्चे भी बढ़ते हुए सीमेंट कंपनी के दिखे हैं. केपिक्स इनके जो हैं
एक्सपेंशन प्रोग्राम्स हैं वो खत्म होने के यहाँ पर फोरकास्ट आते हुए दिखे हैं। अगर गोइंग फॉरवर्ड फोरकास्ट की बात करें, ग्रामीण और शहरी मांग जो है उसमें लगातार बढ़त देखने को मिलेगी, जो एक पॉजिटिव है। साथ ही केपिक्स जो है कंपनी के कारोबार और डेवलपमेंट में और ज़्यादा एड ऑन करेंगे और फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड है और लिक्विडिटी पोजीशन भी अच्छी है, जो कि कंपनी के मारुति सुजुकी ने अपने Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। ऑटो सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी के नतीजे कैसे रहे, चलिए जानते हैं अपनी सहयोगी सृष्टि शर्मा से। सृष्टि, बताएं क्या कुछ खास रहा मारुति के नतीजों में इस बार? तो मारुति सुजुकी के नंबर्स देखें तो जो स्ट्रीट के एस्टिमेट्स थे उससे काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे हैं। सबसे ज़्यादा बीट जो है उनके मार्जिन % के मार्जिन दर्ज किए हैं और बॉटम लाइन में इनका मुनाफा 58% से बढ़ता हुआ नजर आया है। साल दर साल की ग्रोथ अगर देखें तो आय जो है इनकी अनुमान के मुताबिक आई है और EBITDA में करीब 22% का उछाल इस बार देखने को मिला है। बट कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिसके चलते हम ये मान सकते हैं कि स्ट्रीट इतनी ज़्यादा खुश नहीं हुई है नंबर्स को देखकर, क्योंकि इनकी अदर इनकम देखें तो वहाँ पर काफ़ी जम देखने को मिला है। जो 90 करोड़ की अदर इनकम इन्होंने लास्ट ईयर दर्ज की नंबर को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। इसी के साथ चिप शॉर्टेज की दिक्कतों के चलते कंपनी ने 2.7 लाख गाड़ियां जो है वो कंपनी नहीं बना पाई है, ऐसा उन्होंने बताया है। और काफ़ी सारे ऑर्डर्स इनके पेंडिंग है, जहां पे 2.7 लाख व्हीकल्स जो हैं कंपनी के इस साल जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसके ख़त्म होते से इतने सारे ऑर्डर्स जो हैं कंपनी के पेंडिंग हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि स्ट्रीट को आए होंगे, बट ओवरऑल इस बार का परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी बेहतर रहा है स्ट्रीट के अनुमान की अपेक्षा। और अब बात करते हैं पवन हंस। पवन हंस एविएशन कंपनी की बागडोर नई कंपनी स्टार 9 के हाथों में होगी। सरकार ने अपनी 51% हिस्सेदारी अब स्टार 9 को देने के लिए मंजूरी दे दी है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुट गए हैं हमारे संवाददाता। देखिए, जो अल्टरनेट मैकेनिज्म है, जो कि एक एम्पावर्ड कमेटी है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार के अंदर, जिसकी अध्यक्षता नितिन गडकरी करते हैं, उसने पवन हंस के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। मंजूरी इस लिहाज से दिया गया है कि जो बिड सबमिट किए गए थे, जो फाइनेंशियल बिड्स जिन कंपनियों ने सबमिट किया था, उसमें जो स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट 14 करोड़ की बोली लगाई है, जो कि सबसे हाईएस्ट बोली है। और जो बाकी 2 कंपनियां और थीं इस रेस में जिन्होंने बोली लगाई, उन्होंने एक ने 181 करोड़ रुपए की बोली लगाई और दूसरे ने 153 करोड़ रुपए की बोली लगाई। तो फाइनली स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के हिस्से में पवन हंस लिमिटेड जा रहा है। मैनेजमेंट कंट्रोल सरकार का इसमें 51% की हिस्सेदारी वो स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के पास चला जाएगा 51% हिस्सेदारी के साथ। आपको जैसा कि पता है कि 2016 से पवन हंस लिमिटेड को बेचने की तैयारी सरकार कर रही थी। इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया था। कंपनी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से घाटे में चल रही थी। कई प्रयास किए गए, लेकिन फाइनली अब जाकर ये इसकी बोली को मंजूरी मिली है और फाइनली सरकार अपने ही है। अब क्योंकि अब ये पूरा का पूरा जो विनिवेश प्रक्रिया है अब कंक्लूजिंग स्टेज पे आ गया है और दीपम सेक्रेटरी ने एक ट्वीट के जरिए ये कहा है कि अब जो अंतिम दौर में ये विनिवेश की प्रक्रिया है और जल्द ही बाकी की जो औपचारिकताएं हैं पूरी कर ली जाएगी और पवन हंस लिमिटेड अब स्टार 9 मोबिलिटी के प्राइवेट लिमिटेड के खाते में चला जाएगा। थैंक यू करने के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। विप्रो ने अपने Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। मुनाफा 2,969 करोड़ से बढ़कर 3,087 करोड़ रहा। आय 20,315 करोड़ से बढ़कर 20,861 करोड़ रही। वहीं EBITDA 3,435 करोड़ से घटकर 3,404 करोड़ रहा और मार्जिन 16.9% से घटकर 16 विनी। तो विप्रो के ओवरऑल नंबर्स देखे जाए तो रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है, मुनाफा जो है वो इन लाइन आया है एस्टिमेट्स के हिसाब से, पर मार्जिन और जो गाइडेंस दी है आगे जाते हुए कि वहाँ पे थोड़ा मिस देखे है। तो अब पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। तो रेवेन्यू आया है अराउंड रुपी रेवेन्यू जो है 20,861 करोड़ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे क्योंकि IT कंपनी है, वहाँ पे इंक्रीज हुआ है 3% का Q on Q बेसिस। प्रॉफिट्स आए अराउंड 3,087 करोड़ की, तो श्योरली वो भी इन लाइन विथ
एक्सपेक्टेशन है। पर ओवरऑल आईटी की जो सर्विसेज है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स है, वहाँ पे हमने एक कॉन्ट्रैक्शन देखी हुई है 60 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और आईटी सर्विसेज की स्पेशली ऑपरेटिंग मार्जिन्स है 17% के। ओवरऑल इबिट मार्जिन्स में भी कॉन्ट्रैक्शन देखी है अराउंड 60 बेसिस पॉइंट की, और इबिट मार्जिन्स ओवर ही आ रहे हैं 16.3% के। उसके अलावा जो आउटलुक बात करें 2023, वहाँ पे कमेंट्री में जो मिली है आउटलुक, वहाँ पे है कि कंपनी ने बताया कि उनकी जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है आईटी सर्विस बिजनेस की, वहाँ पे वो रेंज करेगा अराउंड $2,748 मिलियन टू $2,803 मिलियन से। तो वो अराउंड सिक्वेंशियल ग्रोथ 1 to 3% का सिक्वेंशियल ग्रोथ देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल बोल सकते हैं मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है, इन लाइन टू स्लाइटली बिलो बोल सकते हैं, क्योंकि मार्जिन्स और गाइडेंस पे थोड़ा मिस आया है इस फ्रंट पे। तो थैंक यू विनय। अब रुख करते हैं अगली खबर का। टाटा मोटर्स ने अपनी अविन्या इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट से पर्दा उठा दिया है। ये ईवी कंपनी के जनरेशन 3 आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी। इस मौके पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से बात की हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी ने। All the group capabilities are coming to the group, the best talent in the group, the best from every company. They're doing that. Is this how Doesn't mean that the culture of Tata will be now working? You know, in obviously we have NEO, where all the groups are working together. We'll have Air India, obviously there. We should do it. Right. TCS is working. We should very do hard. it. Right. You should ask why not. Tata Motors, it has had a journey, as you know, we're speaking about 40,000. From here, in the next few years, you know, what's your mandate? How do you see Tata Motors? Given if this is going global, what kind of synergies will JLR and Tata Motors both play in the coming years? See, I can't answer everything because we can see the possibilities and we have an aspiration, but we have to take a couple of steps at a time. How do you see now the growth of EVs and even sustainability on that matter? See, I think the market really wants it. Okay, see, at the end of the day, it's not about what you and I think. It's what the market wants. Market certainly wants it. और अब बात करते हैं पावर संकट की, जहां देश में कई जगह बिजली की कटौती शुरू हो गई है। आखिर क्या है इस संकट की वजह, इसी पर पेश है हमारी आज की खास पेशकश स्वदेश विशेष। रहते हैं आप यूपी में रहते हैं, आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर एक चीज़ आप झेल रहे हैं तो वो है बिजली की कटौती। अब सवाल यह है कि कुछ समय पहले तो हम बिजली सरप्लस हो गए थे और आप और हम बिजली का बिल भी टाइम पे भर रहे हैं, तो ये एकदम से बिजली की कमी कहाँ से आ गई और ये कटौती क्यों होने लग गई, इसके जड़ में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिक्कत क्या है। और सवाल ये कि दिक्कत ये है तो इसके अब सलूशन क्या है, क्या अब बिजली कटौती फिर से हो जाएंगे, इस पर पूरी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी, हमारे जो संवाददाता और सहयोगी हैं, वो जुड़ चुके हैं, काफ़ी करीब से ये इस पूरे मामले को ट्रैक कर रहे हैं। प्रकाश, सबका सवाल यही है कि कुछ समय पहले तक तो पावर सरप्लस थे, बिल भी टाइम पे भर रहे हैं, ये बिजली कटौती कब से होने लग गई? अब देखिए, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर आप बात कर लीजिए जनरेशन के मामले में, तो सरप्लस तो आप अब भी है और जितनी रिक्वायरमेंट आपकी है वो उतनी रिक्वायरमेंट अभी भी नहीं है जितनी आपके पास। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट अभी आपकी है, क्या उतनी जनरेशन आप कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। और मौजूदा परिदृश्य में जो कोल संकट, पावर संकट की स्थिति हम देख रहे हैं, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ समय से देखिए, जैसे गर्मियों में तेज़ी आई है, हीट वेव में तेज़ी आई है और साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने की वजह से पावर डिमांड में अचानक तेज़ी आ गई है। पावर प्लांट्स की नहीं थी, उनके पास कोयले का उतना स्टॉक भी नहीं था और वो इन्होंने इतना एंटिसिपेट भी नहीं किया था पावर डिमांड में कि इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी हो जाएगी। अब कल का एग्जांपल मैं आपको दे दूं, 28 तारीख को 204 गीगावाट, मतलब अब तक का सबसे रिकॉर्ड पावर की डिमांड थी जिसको कि मीट किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी करीब 10,000 मेगावाट का शॉर्टेज जो है वो भी रहा है। मतलब राज्यों को जितनी बिजली की रिक्वायरमेंट थी, करीब सप्लाई कम हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां आप रिकॉर्ड पावर सप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसके बावजूद भी आपके यहाँ शॉर्टेज है। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति क्यों है, आखिर सर क्या हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि हम कोल की सप्लाई कर पाएँ, पावर जनरेशन में बढ़ोतरी कर पाएँ?
व्यवस्था है, लेकिन कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जिन पावर प्लांट्स के पास कोयले की अचानक शॉर्टेज आ गई है और उनको अपने पीएलएफ में बढ़ोतरी करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, उनको उन तक कोयला पहुंचाना ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपके पास रेलवे के रेक्स उतने नहीं हैं। इसको लेकर कई तरह के कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय हरकत में है, कोल मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री लगातार बैठकें कर रही हैं, कई तरह के फैसले लिए गए हैं, लेकिन दिक्कतें तो हैं। अब सवाल उठता है कि ये हालात कब तक रहेंगे, और जैसा कि आपने कहा कि क्या बिजली संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, मैं कहता हूं और मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम है, में सडन सर्ज हम देख रहे हैं, बढ़ोतरी देख रहे हैं। जैसे जैसे मौसम में आप बदलाव देखेंगे, वैसे वैसे डिमांड में कमी आएगी, और फिर उसके बाद पावर प्लांट्स के पास एक तरीके से एक मौका आ जाएगा कि वो कोल स्टॉक लेवल को बढ़ा लें, और फिर जनरेशन में अगर तेज़ी आएगी तो फिर ये स्थिति संभल सकती है। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि इस वक्त उतनी संकट नहीं है जितनी संकट आने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रकाश ने भी कही कि अभी इतना संकट नहीं है, लेकिन अगर कोयले की सप्लाई नहीं बढ़ाई गई तो और संकट हो सकता है और अंधेरा छा सकता है। सब बातचीत करने के लिए डिटेल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पार्था भट्टाचार्य, फॉर्मर चेयरमैन है कोल इंडिया के। पार्था सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कोल इंडिया ने तो अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाई थी, उसके बावजूद भी अभी यहाँ पे कोयले की कमी हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोल इंडिया प्रोडक्शन बढ़ा है 14% नहीं, कोल इंडिया प्रोडक्शन बढ़ा है करीब 4%, लेकिन सप्लाई में 17% ग्रोथ हुआ है, क्योंकि कोल इंडिया ईयर का बिगिनिंग में, मतलब 1 अप्रैल 2021 में उनका स्टॉक था 100 मिलियन टन, जिसको ड्रॉ डाउन करके 60 मिलियन टन में लाया गया है 31 मार्च में। सो ये 40 मिलियन टन स्टॉक से आया है और 27 मिलियन टन प्रोडक्शन से आया है। दोनों मिला के 15-16% का बढ़ोतरी है सप्लाई में। इसका कारण यह है कि देखिए, लास्ट 3-4 साल पावर का डिमांड में म्यूटेड था, थर्मल पावर का जो डिमांड था वो बहुत ही कम ग्रो कर रहा था। इनफैक्ट 2018-19 से शुरू करके 2020-21 तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। तो एज ए रिजल्ट कोल इंडिया का प्रोडक्शन में कोई ग्रोथ भी नहीं हुआ, और ग्रोथ नहीं होने के चलते भी डिमांड पूरा मीट हुआ और ऐसे ही चल रहा था। और पावर स्टेशन जो है उनका पीएलएफ 51-52% में बढ़ा हुआ था, उससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। अब इसका कारण हो सकता है कि कोविड के लिए हुआ है। कोविड के लिए जो प्रोडक्शन सब जगह में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गया था वेरियस सेक्टर्स में, उसके चलते पावर में ग्रोथ नहीं हो रहा था। नहीं, पोस्ट कोविड रिकवरी जो हुआ अगस्त महीना से, उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया, तो उसमें पावर का बढ़ गया, और जैसा बढ़ गया अब थर्मल पावर छोड़ के जल्दी से जनरेशन बढ़ाना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि थर्मल पावर स्टेशन क्योंकि सब ऑप्टिमल 51%, 52% में काम कर रहा था, उसको तुरंत बढ़ाया जा सकता है, कोयला मिलने से बढ़ जाएगा। और वैसे ही हुआ, कोयला का सप्लाई बढ़ा, पावर का जनरेशन बढ़ा, और देश ग्रेजुअली एकदम जो क्राइसिस में चला गया था अक्टूबर महीना में, वहां से उतर आया। 4 दिन का स्टॉक हो गया था, स्टॉक में आ गया, लेकिन जनरेशन अभी बढ़ के पीएलएफ 70% में पहुंच गया है। अभी 51% से 70% जो है वो बहुत बड़ा एक जंप है, और 1% अगर पीएलएफ सारा देश का बढ़ता है, हमारा 10 मिलियन टन का एक्स्ट्रा डिमांड तैयार होता है। तो मान लीजिए 51 to 70, 19% जो बढ़ा है, 190 मिलियन टन का एक्स्ट्रा डिमांड आ गया है। ठीक है, तो इतना तो कोल इंडिया नहीं दे पाएगा ना, इतना कोल इंडिया नहीं दे पाया ना। कोल इंडिया जैसा मैं बताया 7 मिलियन टन दे पाया है, तो कहीं डिमांड में एक गैप है, और उस गैप को और बढ़ा दिया इसलिए क्योंकि इंपोर्ट करीब करीब बंद ही हो गया, बहुत कम घट गया इंपोर्ट घटने का कारण ये है कि इंपोर्टेड कोल का दाम बहुत बढ़ गया, और वो दाम में कोयला खरीद के पावर जनरेट करके उस पावर का ऑफटेक कराना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए जो इंपोर्टेड कोल पर डिपेंडेंट पावर स्टेशन जो है, उन्होंने अपना जनरेशन को घटा दिया। सो प्रेशर पूरा आगे करके जनरेट करते उनके ऊपर प्रेशर आ गया, उनका पीएलएफ बढ़ने लगा, और बढ़ के आज 70% के आसपास पहुंच गया है। तो इसके चलते ये जो सडन जनरेशन में स्पाइक आ गया, इसके चलते आज ये कोयला का शॉर्टेज दिखाई दे रहा है। सर, सवाल ये है कि अब यहाँ से सलूशन क्या है सरकार के पास, क्या क्या उपाय हैं जो सरकार कर सकती है कि स्थिति बेहतर हो? ये शॉर्टेज पहली बार नहीं हुआ है, ये शॉर्टेज पहले भी हो चुका है, क्योंकि हमारे देश में कोल इंडिया छोड़ के दूसरा जो कोल प्रोड्यूसर्स, ये लाने का जितना परिकल्पना किया गया है उसमें सक्सेस नहीं मिला।
अभी रिसेंटली जो कमर्शियल माइनिंग चालू हुआ है उससे उम्मीद है कि 2-4 साल में ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा, लेकिन इसके पहले हम कोयला प्रोडक्शन का ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं कर पाए। हमारा कैप्टिव ब्लॉक एलओटीज जो है उनको हम लोग थे पहले, लेकिन उनका भी प्रोडक्शन जो है वो काफी कम रहा, बहुत ही कम रहा एज कम्पेयर टू जितना रिसोर्सेज उनके पास हम लोग पहुंचा दिए थे, मैंने दिया गया था उनको, उसके मुकाबले उनका प्रोडक्शन बहुत ही कम रहा। अभी इस साल गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा कदम उठाया है, जैसा कैप्टिव ब्लॉक्स को बोला गया है कि भाई आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, आपका जो इंड्यूस प्लांट का रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा के 50% तक बढ़ाइए और वो कोयला को कमर्शियल सेल में डाल दीजिए। इसके चलते इस साल पहली बार कैप्टिव माइंस का प्रोडक्शन में बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। इस बार हमारा कैप्टिव माइंस 89 मिलियन टन प्रोड्यूस किया है, जो पिछले साल का मुकाबले पर करीब 35% ज्यादा है, और FY23 में लक्ष्य उनका है 120 मिलियन टन करने का। तो वैसा अगर होता है तो कैप्टिव माइंस का भी एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन देश में तैयार है। क्या हम ये मान लें कि जैसे जैसे गर्मी और बढ़ेगी पावर शॉर्टेज और बढ़ती जाएगी? देखिए, गर्मी आएगी तो पावर का डिमांड अगर बढ़ जाएगा, एसी ज्यादा चलेगा, डिमांड बढ़ जाएगा, उसमें थोड़ा सा कटौती हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कटौती होने का संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर मैंने जिस रफ्तार से कोल इंडिया का सप्लाई बढ़ रहा है और रेलवे भी पार्टिसिपेट कर रहा है, रेक भी बढ़ रहा है, लगता है कि बहुत बड़ा एक क्राइसिस हो जाएगा। हाँ, कहीं कहीं पर शॉर्टेज होगा, क्राइसिस होगा, ये बात ठीक है, लेकिन एकदम बैठ जाएगा ऐसा नहीं है, ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। जी सर, आखिरी सवाल मेरा, जब ये बात होती है कि बहुत सारे राज्य जब फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, क्या वो भी एक कारण हो सकता है पावर सप्लाई में शॉर्टेज का? वो तो बात एकदम ठीक है, वो फ्री पावर अनाउंस करके वो कौन किया इसका, कि स्टेट को फिर बजटरी सपोर्ट देना चाहिए, बजटरी सपोर्ट नहीं है, हम फ्री कर दिया, तो इसके चलते तो नेचुरली वो प्रॉब्लम तो होगा ही, वो प्रॉब्लम तो है। और अब बात करते हैं बॉलीवुड की। रनवे 34 मूवी आज रिलीज हो गई। फिल्म के अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। चलिए सुनते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा इस फिल्म के बारे में। Now, when you decided to again step into the director's shoes, this is after 6 years, I believe, after Shivai? Kind of. Yeah, 2016, so 6 years, yes. So, why did you actually decide to do that? And I always wanted to ask you this. I mean, is there a switch on, switch off when you are also directing and then acting in the same film? How do you draw that line? For a director, there's no switch off. Okay. He has to continue work, and maybe after pack up also, he has to, work upon. Next day. Yeah. Or is there something he needs to redo and how to take it forward the next day. As an actor, switch on, switch off. Why did I decide to make this film is when it's inspired from a true incident. Very, very interesting. So once we started working on the idea, the script started taking great form. And when you get a script which is very interesting to tell and which has got a lot of conflict and still edge of the seat thriller with a little bit of suspense, you don't know till the end who's right, who's wrong, and what actually happened. So that is something which really excited me. Great characters, her character, my character, Amaji's character. My character is very little, I would say, grey, because he's brilliant as a captain, but he loves to break rules. He's got this arrogance. So you don't even know when he takes a decision, it's out of arrogance, because he's got a lot of experience also. So why is he right, and is he right or no? And that goes on till the end. So all that was very beautiful. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी